नमस्कार, वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। सेशन 7 है हमारे डेली एमसीक्यू सीरीज़ का यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। टॉप 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको। पर्पस हमारा रहेगा कि 120 प्लस स्कोर कर रहा है हमारे रियल यूपीएससी एग्जाम में। सवाल कह रहा है क्वाड ग्रुपिंग के बारे में। ये क्वेश्चन है आईआर का, करंट अफेयर का। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैरिटाइम सिक्योरिटी इन इंडियन ओशियन कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज या ग्रुपिंग? आसियान, यूएसए, जापान, आईओआरए। क्वाड में 4 कंट्रीज आते हैं, यूएसए, जापान, इंडिया, ठीक है ना। एक कंट्री और है ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो क्वाड है ना, इसमें इंडियन ओशियन एसोसिएशन नहीं आता, यहाँ पे आईओआरए नहीं आता, आसियान नहीं आता। तो 1 और 4 दोनों गलत हो गया, यूएसए एंड जापान करेक्ट है। क्वाड में केवल 4 कंट्री, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो 2 और 3 बी इज़ द करेक्ट आंसर। आप करना क्या, इंडियन ओशियन के जो आइलैंड हैं इसको प्रिपेयर करना। सबसे पहले अपने जो 2 आइलैंड हैं, अंडमान एंड निकोबार, इसको तैयार कर लेना। इसके बाद लक्षद्वीप को तैयार कर लेना। अंडमान निकोबार में ये देखना कि कौन कौन से चैनल्स हैं, जैसे कि 10 डिग्री चैनल के बारे में देख लेना, किसे किसे सेपरेट करता है। सेम लक्षद्वीप के साथ, लक्षद्वीप कोरल आइलैंड है, अंडमान निकोबार वोल्केनिक आइलैंड है, ये बात पढ़ लेंगे। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट जो द्वीप हैं वो देख लेना अंडमान निकोबार के। इसके बाद आती है बाकी जो आइलैंड है ना, जैसे कि सेचल्स है, डेओग्रासिया है। इंडियन ओशियन का जो मैप है वो खोलना, वहाँ पर आपको आइलैंड दिख जाएंगे। फिर आपको मेडागास्कर दिखेगा, ठीक है ना। तो उसको आप तैयार कर लेना, उससे क्वेश्चन आते रहते हैं। इनमें से कौन से स्टेट में रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी होता है और 50 सेंटीमीटर से कम भी होता है? मतलब कि वहाँ पर रेनफॉल 2 सेंटीमीटर से, मतलब कि वहाँ पर आपको इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी मिलेंगे और डिजर्ट वाले भी। तो देखो यहाँ पे महाराष्ट्र, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका। क्या राजस्थान में 2 सेंटीमीटर ज़्यादा बारिश हो सकती है? नहीं, वहाँ पर नहीं हो सकती। तो आपने दूसरा एलिमिनेट कर दिया। सेकंड को एलिमिनेट करते ही आपका सी चला गया, सी खत्म हो गया। अब देखो आती है बात वेस्ट बंगाल की, कर्नाटका की और महाराष्ट्र की। तो कर्नाटका का कुछ पार्ट तो आपको वेस्टर्न घाट का पार्ट है ही, तो यहाँ तो खैर आपको 200 सेंटीमीटर से ऊपर वाले जो एरियाज़ हैं वो मिल जाएंगे। तो आपने कर्नाटका को इंक्लूड कर लिया, मतलब आपके आंसर में 4 जो है वो आएगा। अब 4 बी में भी है और 4 डी में भी है, तो आपने यहाँ पर ए को एलिमिनेट कर लिया। एक बात और समझो, महाराष्ट्र का भी कुछ एरिया वेस्टर्न घाट का पार्ट है, वेस्टर्न घाट का पार्ट है, तो आपने 1 को भी इंक्लूड कर दिया। एक बात और, अगर आप इसको इंक्लूड नहीं भी करते हैं ना, तब भी बी और डी दोनों में 1-1 है, तो आपका 1 ऐसे भी इंक्लूड हो ही जाता। आपको केवल ये चेक करना है कि वेस्ट बंगाल में बारिश होती है क्या 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा, तो वहाँ पर बारिश नहीं होती। जो आपका महाराष्ट्र है और जो कर्नाटका का जो दक्कन प्लेटू का एरिया है, वहाँ पर बारिश होती है 50 सेंटीमीटर से कम, और जो वेस्टर्न घाट का एरिया है कर्नाटका का, महाराष्ट्र का, वहाँ बारिश होती है 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा का। वेस्ट बंगाल का ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ पर 50 से कम की बारिश होती है। राजस्थान में कोई एरिया नहीं है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश होती है। दैट्स वाई यू हैव एलिमिनेटेड सेकंड एंड थर्ड। दैट्स वाई 1 और 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो मैप है वो एनसीईआरटी से लिया गया है, जहाँ पर बताया गया है रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन को। आप देख रहे हैं कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश होती है। वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न स्लोप है यहाँ पर होता है। पूरा का पूरा जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वहाँ पर, तो हमारे यहाँ 3 एरिया ऐसे हैं जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश होती है। क्लियर है? अच्छा सर, वेस्ट बंगाल में 50 से कम क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर जो मानसून है ना वो इस तरह से आता है, इस तरह से बे ऑफ बंगाल से होते हुए एंटर करता है, और रेनफॉल जैसे जैसे आप इनलैंड में जाएंगे ना
तो कम होता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पर होगी, उससे कम बारिश यहाँ पे होगी, उससे कम बारिश यहाँ पे होगी, इस तरह से कॉन्टिनेंटल का जो इफेक्ट है वो आता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से केमिकल पोल्यूटेंट प्रेजेंट होते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग में? जब प्राइमरी पोल्यूटेंट इंटरेक्ट करता है सनलाइट के प्रेजेंस में तो कई सारे जो केमिकल हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओजोन, पैरोक्सिलेट नाइट्रेट, ये चारों के चारों फोटोकेमिकल स्मोक का पार्ट होता है। तो 1 2 3 और 4 ऑल आर करेक्ट। अच्छा, जो प्राइमरी पोल्यूटेंट हैं उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आते हैं, इसके बाद फॉसिल फ्यूल को जलाने से जो गैसेज हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, वो भी आते हैं। अगला सवाल है, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में कह रहा है कि क्विट इंडिया मूवमेंट के लॉन्च के पीछे कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे। क्रिप्स मिशन फेल हो गया था, जनता में काफ़ी नाराज़गी थी, गांधी जी का जो 11 पॉइंट डिमांड था ना, वो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के पहले दिया गया था। उस पॉइंट को, उस डिमांड को इरविन ने रिजेक्ट कर दिया था, उसने एक्सेप्ट नहीं करी थी। तो उसके बाद सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट लॉन्च किया गया था। तो जो थर्ड पॉइंट है ना, ये रीज़न है सीडीएम के पीछे। तो आपने थर्ड को एलिमिनेट कर दिया, आपका सी और डी चला गया। 1 2 तो करेक्ट था ही, और 1 2 वैसे भी ए और बी में है। 4 देखते हैं, एलाइड रिवर्सेस, जो एलाइज फोर्सेस थे वो पीछे हटने लग गए। ब्रिटेन ने साउथ ईस्ट एशिया से, बर्मा से विड्रॉ करना शुरू कर दिया, कमज़ोर पड़ने लग गए एलाइड फोर्सेस, तो उनको ज़रूरत पड़ी इंडिया के सपोर्ट की। तो इसी कारण से क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया गया था। तो 4 जो है वो मतलब कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ना, वो गलती नहीं दोहराना चाहते थे कि जब ब्रिटिश कमज़ोर हैं तो हम लोग बैठे हैं सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटिश को, वो गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहते थे। 1 2 एंड 4 जो है करेक्ट है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्रिप्स मिशन फेल हो गया था 1942 में। ब्रिटेन ने ये क्लियर कर दिया कि इंडिया में वो कंटिन्यू रखेंगे, मतलब कि इंडिया को भी इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, ये मेन रीज़न था। अगला सवाल है, इनकम अकाउंटिंग के लिए, और किसी पर्पस के लिए नहीं, इनकम अकाउंटिंग के लिए किसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? टेरिटरी विद इन पॉलिटिकल फ्रंटियर, मतलब कि भारत का जो मैप है ना, इसके भीतर जो भी हमारा टेरिटरी है वो आएगा। देश के बाहर, मान लो कि आपका पैसिफिक ओशियन में जाते हैं, प्रशांत महासागर में आते हैं, तो पैसिफिक ओशियन में मान लो कि मेरा कोई ऑयल या फिर नेचुरल गैस का रिग है, वहाँ पर हम लोग माइनिंग कर रहे हैं, तो वो भी इंक्लूड किया जाएगा डोमेस्टिक टेरिटरी में जहाँ पर हम अपना इनकम जनरेट कर रहे हैं। एम्बेसीज ऑफ अदर कंट्रीज लोकेटेड ऑन आवर टेरिटरी, जैसे कि दिल्ली में दूसरी कंट्री का जो एम्बेसी होगा ना, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। पॉलिटिकली नहीं बोल रहा हूँ, एक इनकम अकाउंटिंग के लिए मैं कह रहा हूँ, अकाउंटिंग के पर्पज़ से। दूसरी कंट्री में हमारी जो एम्बेसी है, जैसे कि मान लो कि यूएसए है, यूएसए में हमारी एम्बेसी है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। वहाँ पर हम जो काम करेंगे ना, जो इनकम जनरेट करेंगे, वो हम अपने इनकम में काउंट करेंगे। समझ गए? तो एम्बेसीज ऑफ अदर कंट्री लोकेटेड इन आवर टेरिटरी, ये डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। तो दैट्स वाई 3 इज इनकरेक्ट, 1 and 2 ओनली करेक्ट। ये जान के मज़ा आया? हाँ, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 5 सवाल। हम मिलेंगे दोबारा कल अपने 5 सवालों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।